नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विद्युत मापन यंत्र। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर आपका तबीयत खराब होता है, मान लीजिए आपके शरीर में बुखार लग गया है ना, बहुत ज्यादा शरीर टेम्परेचर हीटिंग हो रही है, बुखार आ गया है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाकर आपके शरीर को चेक करते हैं। आपका बुखार कितना है, आपके बीपी क्या है, शुगर लेवल क्या है, तमाम चीजों को जांच किया जाता है। तब आपका मेंटेनेंस स्टार्ट होता है, आपको दवा दारू दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है या इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी चीजें अवेलेबल होगा, अगर उसके अंदर में कोई खराबी आती है तो हम उसके पावर को जांच करते हैं, उससे करंट को पता करते हैं, उसमें वोल्टेज कितना वो को पता करते हैं। मतलब ये सब चीजें अगर उसमें सही तरीके से काम कर रहा है तब तो डिवाइस सही है। अगर वोल्ट, करंट, वाट ये सब काम सही से नहीं कर रहा है, पावर सही से नहीं दे रहा है, करंट सही से फ्लो नहीं कर रहा है, वोल्टेज सही से फ्लो नहीं कर रहा है, तब तो कहीं ना कहीं कुछ खराबी है ना। अब करंट, वोल्टेज और पावर को टेस्ट करने के लिए हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। उससे पता करते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस है, हमारे पास जो मशीन है, इसके अंदर में किस तरह का फॉल्ट है, और इसमें सहायता करता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो हमें इसमें क्या करता है, मदद करता है। जैसे आपका वाट मीटर हो गया, है ना, एम्पियर मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सब हमें सहायता प्रदान करते हैं उसके अंदर में जो खराबी है उसको पता करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफिनेशन में बताया गया है कि विद्युत मशीनों एवं उपकरणों के प्रचालन, है ना, प्रचालन में चलाना, अनुरक्षण तथा मरम्मत के दौरान विभिन्न प्रकार की विद्युत राशियों का मापन करना आवश्यक होता है ना। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट्स, है ना। अगर हम चलाते समय, ऑपरेशन मतलब चलाते समय या मेंटेनेंस करते समय, अगर हम किसी तरह का कोई भी चीजों को जांच करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें कई सारे राशियों को मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप बात करें वोल्ट की बात करें, एम्पियर की बात करें, वाट की बात करें, किलोवाट की बात करें, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज की बात करें, ये सारी राशियों को हम मेजर करते हैं, पता करते हैं कि भाई ये सब सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इन विद्युत राशियों को मापने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। और इन जो राशि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब, इन सब मापने के लिए जिस भी हम लोग यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसका नाम विद्युत मापन यंत्र होता है। क्योंकि ये सारी सारी राशियां हमारा विद्युत के ही आ, उसी के वजह से ये बना है। चाहे वोल्ट की बात करिए, चाहे एम्पियर की बात करिए, ये सब विद्युत के ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे आवाज समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विद्युत मापक यंत्रों का क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो विद्युत मापक यंत्रों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। किस भाग में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। पहला आता है प्रारंभिक मापन, मतलब जिसको प्राइमरी मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा आता है द्वितीयक मापक, सेकेंडरी मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, और तीसरा तृतीयक मापक, टर्शियरी मेजरमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स में भी और भी फिजिक्स वगैरह में भी हम लोग क्या मेजरमेंट पढ़ते हैं, जिसमें प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है तीन तरह के मेजरमेंट के बारे में चर्चा किया गया आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, और इन तीनों को एक एक करके समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन तीनों को समझते समय कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो आपके सामने था कि भाई प्रारंभिक मापन, प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है। तो प्राइमरी मेजरमेंट ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इस ये जो हमारा मार्कर है, इस मार्कर को मेजर करना है, हम डायरेक्ट स्ट्री रूल यहां लगाएंगे और हमें पता चल गया कि भाई ये 10 सेंटीमीटर का है, सीधे सीधे पता चल गया, तो ये उससे प्राइमरी होता है ना। मीटर लगा लेंगे, टेप लगा लेंगे, उससे पता कर लेंगे कितना इसकी लंबाई है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। दूसरा, मान लीजिए इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब इस करंट के फ्लो को पता करने के लिए हमने एम्पियर मीटर लगाया, और हमारी रीडिंग एम्पियर मीटर में यहां पर दिख रहा है, करंट यहां चल रहा है, इसमें एम्पियर मीटर लगाकर हम यहां पर देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, और यहां पर पता चल रहा है कि इसमें जो करंट है उसका वैल्यू 5 एम्पियर है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ, क्योंकि आपको यहां ना देख के यहां दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी का चक्का चलता है बहुत स्पीड में, तो गाड़ी के चक्का स्पीड में चलता है, वहां पे देखना पॉसिबल नहीं है।
इसको क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है अपने डैशबोर्ड पे देखता है कि गाड़ी 150-200 स्पीड में चल रही है, तो इनडायरेक्ट हुआ, मतलब चाका कहीं और चल रहा है और हमें उसकी चाका की रफ्तार कहीं और दिख रही है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है डायरेक्ट उस वस्तु के संपर्क में रहता है और सामने आपको दिख भी जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोनों को आप रिलेट करिएगा तो समझ में आएगा। जैसे हम बात करें, प्रारंभिक मान वह मापन है जिसमें किसी भौतिक राशि, मतलब भौतिक मात्रा को सीधे मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को सीधे मापक यंत्र से माप लेते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबाई हो गया, है ना, मान लीजिए ये इंच मीटर है ना, ये फीता है या ये स्टील रूल है, इससे डायरेक्ट हम किसी का मेजरमेंट कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। विशेषता क्या होता है कि यह मापन का सबसे सरल तरीका है, कारण कि इस मापन का ये सबसे सरल तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसको मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। इसमें अन्य गणना की आवश्यकता नहीं होती है, इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उस पर लिखा हुआ है ये कितना लंबा है, इंच लगे तो पता चल जाएगा भाई इतना लंबा है, ठीक है। मापन सीधे पैमाने स्केल से कहता है और मापन डायरेक्ट स्केल लगाकर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, लंबाई अथवा दूरी का मापन, लंबाई के मेजरमेंट करना हो या उसे दूरी का मेजरमेंट करना, तो आप डायरेक्ट माप सकते हैं कि इसकी लंबाई भाई कितनी है, ठीक है। किसी पदार्थ को कटना अथवा नापना, अरे किसी पदार्थ को कटना है तो कितना कटना है, कितना भाग को हटाना, ये डायरेक्ट मेजरमेंट करके हम देख सकते हैं, या इसको पूरा को नापना है ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्ट करते हैं, इसलिए इसको नाम है हमारा डायरेक्ट मेजरिंग, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स या डायरेक्ट मेजरमेंट बोल सकते हैं, और इसको मेजर करने वाले चीजों को इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा फीता हो गया, चाहे जो स्केल हो गया, स्टील रूल हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे कि एग्जाम्पल में आपको फीता दिया हुआ है, स्टील स्केल दिया हुआ है, मापक छड़ी इत्यादि दिया हुआ है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं भाई, प्राइमरी मेजरमेंट करते हैं या डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए प्राइमरी मेजरमेंट को और डायरेक्ट मेजरमेंट को दोनों सिमिलर चीजें हैं, हम पीछे बोल रहे होंगे डायरेक्ट मेजरमेंट या प्राइमरी मेजरमेंट, इसको कंफ्यूजन में मत लाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात हुआ, या तो प्राइमरी बोल दीजिए चाहे डायरेक्ट मेजरमेंट बोल दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेजरमेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट, दोनों इसका नाम है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है इनडायरेक्टली, है ना, सेकेंडरी बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, बात एक ही बात है, इसमें कोई अंतर वाला विषय नहीं है। अब यहां पे लिखा हुआ कि जिस मापन विधि में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से मापन किया जाता है उसे द्वितीयक मापन कहते हैं। जो गाड़ी के चक्का वाला एग्जांपल देते हैं, गाड़ी का चक्का कहीं और स्पीड से चल रहा है और डैशबोर्ड पर आपको कहीं और स्पीड दिखाया जा रहा है कि इतना आरपीएम में चल रहा है, तो गाड़ी के चक्का को पकड़ कर हमने नहीं मापा, हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा है जो हमें बता दे रहा है कि भाई चक्का का स्पीड इतना है, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ है, और इसी को हम लोग अपने भाषा में द्वितीयक मापन बोलते हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसका विशेषता क्या होता है कि भाई विद्युत मापन में अधिकतर यंत्र इसी श्रेणी में आते हैं, विद्युत मापक जो यंत्र होते हैं अधिकतर वो इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे ये वोल्ट मीटर है, ये आमीटर है, ये दोनों क्या करते हैं, विद्युत को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि तार में, इस तार में करंट और वोल्टेज जा रहा है तो देख क्या बता देगा, इसको टच करके बता सकते हैं, नहीं, आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, है ना। अभी उपयोग करेंगे तो ये करंट तो इसमें जा रहा है, वोल्टेज इसमें जा रहा है, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर जो दिख रहा है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो अधिकतर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विद्युत वाले, वो सब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो द्वितीयक मापन यंत्र में हम लोग शामिल करके रखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि मापन सुई, पॉइंटर एवं पैमाने, स्केल की सहायता से हम इसे मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या रहता है, एक मापक सुई होती है, सुई होता है, ठीक है ना, और ये स्केल बना होता है, और इसी स्केल पे ये सुई ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ आती है, तो हमें रीडिंग के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। सेम अमीटर में हम बात करते हैं, अमीटर में वही कंडीशन है कि भाई सुई ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, उससे हम लोग मालूम चलता है कि स्केल पर सुई कितना आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग द्वितीयक बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई द्वितीयक मापक जो यंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। द्वितीयक जो मापक यंत्र होते हैं इसका भी अलग टाइप होता है, और ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है उसका नाम है सूचक यंत्र, जिसको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है अभिलेखन यंत्र, जिसको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो रिकॉर्ड को रखता है। और तीसरा होता है समाकलन यंत्र, जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसको हम लोग समाकलन यंत्र बोलते हैं। अब देखिए तीनों में डिफरेंट क्या है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है तुरंत आपको सूचना देगा
जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर है, जैसे इसमें सप्लाई देंगे आपको दिखा देगा कि 10 वोल्ट इसमें वोल्टेज आ रहा है, और जैसे सप्लाई ऑफ करेंगे वोल्टेज वहां 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और रिकॉर्डिंग वाला में क्या होता है कि अगर आपने सप्लाई दिया तो 10 वोल्ट दिखाया, तो वो 10 वोल्ट आपको रिकॉर्ड कर लिया, फिर उससे आप पूछेंगे कि भाई कितना वोल्ट था, तो 10 वोल्ट था। समझ आ रहा है ना। तो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है रिकॉर्ड को, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा समाकलन यंत्र होता है जो समय के साथ रिलेट करता है। जैसे आपके घरों में एनर्जी मीटर है, वो किलोवाट आवर में आपको रीडिंग देता है। आप देखिएगा उसमें यूनिट की अगर बात करें तो किलोवाट आवर में होता है। आपने 1 घंटे में कितना एनर्जी को कंज्यूम किया, आपके घर में जो बिजली बिल आया 1 घंटे में कितना आया है, वो बता समय के साथ रिलेट करके बताता है। इन तीनों में ये हमारा द्वितीयक मापक यंत्र में ये 3 कैटेगरी बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला कैटेगरी हमारा है कि सूचक यंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे आपका एमीटर है और आपका वाट मीटर है। ये करंट के बारे में बताएगा, ये वोल्ट के बारे में बताता है, और ये हमारा पावर के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमने सप्लाई दिया, यहां से सप्लाई मैंने प्लस दिया और यहाँ पे सप्लाई हमने माइनस दिया। अब मान लीजिए इसमें 4 वोल्टेज सप्लाई था, तो 4 वोल्ट पे ये सुई यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि 4 वोल्ट आ रहा है। जैसे आपने इस सप्लाई को काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर से ये रीडिंग हमारा 0 पे आ जाएगा। तो मतलब जब आपने सप्लाई दिया तब ये बताएगा, ऑफ किया ये भी अपना 0 पे आ जाएगा, फिर आपने सप्लाई देंगे फिर बता देगा। तो ये रिकॉर्ड नहीं करता है, एट ए टाइम आपको बताने का बस काम करता है। सेम एम्पियर मीटर भी ऐसा करता है, वोल्ट मीटर भी ऐसा करता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाले भी आते हैं, मार्केट में जाइएगा तो एक सूचक यंत्र के रूप में भी आता है और रिकॉर्डिंग वाले भी आते हैं। जो रिकॉर्डिंग वाले होते हैं वो उद्योगों में, कंपनियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में देखना पड़ता है हमें कि कितना कंजप्शन हुआ है, कब कब हमारा वोल्टेज डिक्रीड हुआ, बढ़ा घटा, ये सब चीजें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और रिकॉर्ड रखने के लिए वहां पर रिकॉर्डिंग वाला इस्तेमाल होता है। लेकिन हम ऐसा अभी तक नहीं देखे। क्यों? क्योंकि ये लोकल मार्केट में, हमारे घरों में ये इस्तेमाल होने वाला चीज ही नहीं है। कहाँ होता है? कंपनियों में, इसलिए रिकॉर्डिंग वाला नहीं देखा। लेकिन ये सब आपको दुकानों वगैरह पर दिखता होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि वे मापक यंत्र जिनमें सुई होता है, पॉइंटर होता है। देखिए पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर होता है, और एक पैमाना होता है, मतलब ये स्केल होता है। ठीक है, जो तुरंत मान दर्शाता है, जो क्या करता है तुरंत मान दर्शाता है, उसको सूचक यंत्र बोलते हैं। मतलब तुरंत आपको बताता है कि भाई इतना रीडिंग है। ठीक है, विशेषता क्या है कि यह यंत्र केवल उसी समय तक मान दिखाते हैं जब तक परिपथ से जुड़े रहते हैं। ये उसी समय तक मान दिखाएगा जब तक इसके अंदर में हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, परिपथ से हटते ही सुई शून्य की स्थिति में आ जाती है। जैसे परिपथ से हटता, सुई हमारा शून्य की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि भाई रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सेम वही वाला होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड करता है। जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब आते हैं उसी के अंदर में, वाट मीटर, लेकिन ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये अलग होते हैं, रिकॉर्डिंग वाले होते हैं। ठीक है, कह कि वे मापक यंत्र जो विद्युत राशि का लगातार अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उन्हें अभिलेखन यंत्र कहते हैं। जैसे हम बात करें रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर है ना, रिकॉर्डिंग एमीटर, रिकॉर्डिंग वाट मीटर, देखिए इस सब तीनों में रिकॉर्डिंग लगा हुआ, मतलब रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है, फीचर्स क्या होता है कि बिजली घर और उद्योगों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां लंबे समय तक मापन की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके सामने समाकलन यंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो बस इसमें एक ही बात याद रखना है आपको कि समय के साथ आपको बताता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे वे यंत्र जो किसी विद्युत राशि को समय के साथ जोड़कर कुल मान दर्शाते हैं, उन्हें समाकलन यंत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, एनर्जी मीटर की बात करें, है ना, यूनिट पर मीटर की हम बात करें, तो देखिएगा एनर्जी मीटर में जो ये रीडिंग आता है ना, ये वाला रीडिंग, ये किलोवाट पर किलोवाट आवर में आता है कि आपने 1 घंटे में कितना इस्तेमाल किया है ना, किलोवाट आवर में आपका यहाँ पे एनर्जी मीटर में रीडिंग शो की जाती है। ठीक है, समय के साथ, आवर मतलब क्या हुआ, समय हुआ, समय के साथ जो रिलेट करके आपको यूनिट बताता है उसको हम लोग बोलते हैं समाकलन यंत्र। ठीक है, हम लोगों ने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना। ठीक है, तो इसमें से जो पहला वाला था जिसका नाम था इंडिकेटिंग सूचक यंत्र, जो है ना सूचक इंस्ट्रूमेंट में सूचक यंत्र। अब इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, है ना, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कई सारे प्रकार हैं। सारे प्रकार जो है यहाँ पे काम के अनुसार बताए गए हैं, उनके जो कार्य करने का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत के अनुसार उनका नाम रख दिया गया है। क्या लिखा हुआ है कि सूचक यंत्रों को उनके कार्य करने के सिद्धांत के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया है।
तो पहला है मूविंग कॉइल प्रकार, कॉइल मूविंग टाइप का, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मूविंग कॉइल प्रकार। दूसरा है मूविंग आयरन प्रकार, है ना, मूविंग आयरन प्रकार, आगे समझेंगे ये आयरन क्यों यहाँ पे लिखा हुआ, लोहा का एक्चुअली एक बार होता है, उसकी सहायता से हम लोग रीडिंग को देखने को काम करते हैं। रिपल्सन टाइप, प्रतिकर्षण प्रकार, हॉट वायर प्रकार, आकर्षण प्रकार, है ना, अट्रैक्शन टाइप, डायनोमोमीटर प्रकार, ठीक है ना, विद्युत स्थितिकी प्रकार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रकार, है ना, प्रेरण इंडक्शन टाइप या प्रेरण का प्रकार, ठीक है ना। तो ये 8 प्रकार के हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बना के रखा हुआ, किसका, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। अब आगे जो हमें पढ़ना है उसका नाम है विद्युत राशि मापने के आधार पे, है ना, विद्युत राशि के मापने के आधार पे यहाँ पे 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है ना। विद्युत राशि मापने के आधार पे यहाँ 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं। पहला है ओम मीटर, जिसको प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या है ओम मीटर, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। दूसरा है आपका वाट मीटर, वाट मीटर क्या करता है, शक्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऊर्जा मीटर, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सबके घरों में रहता है ऊर्जा मीटर, है ना, ये वाला ऊर्जा मीटर, ये सबके घरों में आपको देखने को मिलता है। ये वाट मीटर है हमारा, और ये हमारा ओम मीटर है, ठीक है। चलिए इनके बारे में आगे हम देखते हैं। अब कह रहा है कि बाहरी बनावट, है ना, बाहरी की बनावट के आधार पे, है ना, बाहरी बनावट के आधार पे हम इनका भी वर्गीकरण किए हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पे जो छोटा उसको पोर्टेबल बोलते हैं, जो बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पैनल माउंटेड है, ये कहीं जा नहीं सकता है। तो पहला आता है पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस उसको बोलते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं, है ना, जो अपने बैग में, अपने झोले में लेके चलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। करेंगे जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं, है ना। परीक्षण और अनुरक्षण के काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, परीक्षण और अनुरक्षण के कार्य में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, हम मेंटेनेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है पैनल माउंटेड यंत्र। पैनल माउंटेड यंत्र का मतलब जो कंट्रोल पैनल या स्विच बोर्ड पर अस्थायी रूप से लगे रहते हैं, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके जो कंट्रोल पैनल है ना, या स्विच बोर्ड है, उस पर अस्थायी रूप से लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं भाई कि पैनल माउंटेड यंत्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि सूचक यंत्र में कार्यरत बल, सूचक जो यंत्र होता है जिसमें रीडिंग हमको दिखती है, उनमें 3 तरह के बल काम करता है, तब जाकर आपको रीडिंग देखने को मिलता है। और तीनों बल काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक डिस्टर्ब होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देना सही शुरू कर देता है ना। ये 3 जो बल आपको दिखाए गए हैं, तीनों का नाम एक्चुअली, ये तीनों टॉर्क हैं। ये जो तीनों टॉर्क आपको दिखाए गए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक टॉर्क में कोई परेशानी हुआ तो आपका रीडिंग गलत हो जाता है। कई बार आप देखते हो कि रीडिंग गलत आता है, कारण यही है कि तीनों में से कोई एक टॉर्क हिल जाता है, उसके अंदर में समस्याएं आ जाती है, इस वजह से रीडिंग हमको गलत देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में सुई को सही रीडिंग दिखाने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं। क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो सुई होता है, पॉइंटर होता है, उसको सही रीडिंग दिखाने के लिए 3 तरह के टॉर्क काम करता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना, दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। हिंदी में याद रख लीजिएगा, विक्षेपण टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क और अवमंदक टॉर्क, ठीक है। ये 3 तरह के टॉर्क है जो सारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर यहाँ से जो यहाँ चला आ रहा है, या देखेंगे पॉइंटर बीच में यहाँ पर रुका हुआ, ये तीनों टॉर्क का कमाल ही होता है, ठीक है। तो पहला आता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, है ना, जिसको विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है कि इसका कि इंडिकेटिंग मीटर में पॉइंटर जो सुई को शून्य अवस्था से लेकर स्केल पर घुमाने वाले बल को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। जिस बल के थ्रू ये सुई यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा है ना, ऐसे से घुमा रहा है, स्थिर नहीं करना है। देखिए इसमें कहीं भी स्थिर नहीं लिखा हुआ, शून्य अवस्था से स्केल पर घुमाने वाला बल, इसको घुमाने वाला जो बल होता है ना, सुई को रोकने वाला नहीं, घुमाने वाला जो बल होता है, उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। यह टॉर्क सुई को चलाता है, यही जो टॉर्क है जो सुई को चलाने का काम करता है, ठीक है। करंट अब्लिक वोल्टेज लगते ही सुई स्केल पर आगे बढ़ती है। इसमें करंट या करंट है तो अमीटर होगा, और वोल्टेज है तो वोल्ट मीटर होगा। तो कह रहा है करंट या वोल्टेज लगते ही सुई स्केल पे आगे की तरफ बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल मैकेनिज्म यहाँ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे एक्चुअली, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये स्केल है जिसपे वोल्ट दिखाया गया है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है ना। और ये पॉइंटर है,
और ये पॉइंटर के साथ यहाँ पे एक देखिए एक बैलेंस वेट लगा हुआ है, ये पाइवोट किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर ऐसे से आगे पीछे जा सकता है ना। और पाइवोट स्पिंडल है, ये स्पिंडल है जो इसे घूमेगा, है ना। कंट्रोल वेट एक नीचे वेट है और यहाँ पे वेट है। तो इसको छोड़िए, ये अलग चीज है, आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल यही समझिए कि ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट करता है उसके पीछे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो उसको आगे पीछे ले जाता है, मतलब जीरो से लास्ट तक ले जाने का काम करता है। कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करने का तरीका, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो टॉर्क है यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, ये पैदा कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो बाबू इसको पैदा करने के 4 तरीके हैं। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। दूसरा है हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव। तीसरा है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। और चौथा है इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। ये 4 प्रभाव की वजह से, मतलब ये 4 तरीके से हम तरीके इस्तेमाल करके हम लोग टॉर्क को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसका नाम है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो आप समझिए कि पीछे जो हम पढ़ रहे थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से एक पॉइंटर 0 से लेकर हमारा लास्ट 40 तक पहुंच रहा था, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या किया, इस पॉइंटर को यहां से धक्का देकर यहां तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम रीडिंग को मेजरमेंट करते हैं तो रीडिंग हर बार तो 40 नहीं आएगा, हो सकता है कभी रीडिंग 20 हो, कभी 30 हो, है ना। ये 20 है, कभी 30 हो जाए रीडिंग। तो ये तो नहीं है कि भाई 0 से धक्का देके यहां तक पहुंचाना है, तो रुकेगा कैसे ये पॉइंटर, कैसे मालूम चलेगा भाई 20 ही रीडिंग हमको दिखाना है। तो इसके लिए हमने एक टॉर्क बनाया जिसका नाम कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क रखा। ठीक है ना, क्या नाम रखा, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क रखा। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखिए, लिखा है कि जब मीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विरोध में कार्य करने वाला बल कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब मीटर को सर्किट में हम जोड़ते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, इधर से इसको इस तरफ धक्का देता है कि भाई चलिए रीडिंग को बताइए कितने रीडिंग आ रहा है। तो उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क इधर से धक्का देके इसको रोकने का काम करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तब तो ये रुकेगा। और ये फोर्स लगता कैसे, किस तरह से काम करता है, उसके पीछे स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे क्या होगा कि ये कॉइल है हमारा, है ना, क्या है, कॉइल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिद्धांत का पे इसको लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम सप्लाई देते हैं तो ये चुंबक बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल चुंबक बन जाता है। और बनने के बाद ये पॉइंटर ऐसे आगे की तरफ भागेगा, मतलब कुछ इस तरह से मैकेनिज्म होता है कि इसके ये चुंबक की वजह से इस पे जो फोर्स लगे इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो पॉइंटर को यहाँ 0 पे रहना चाहिए, लेकिन पॉइंटर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, और जो स्प्रिंग है इसका एक के कांस्टेंट होता है जो इधर की तरफ खींचता है, मतलब पीछे की तरफ खींचता है, इस तरफ खींचता है। तो इधर जाने वाला जो फोर्स है उसका नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो स्प्रिंग लगा रहा है उसका नाम है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग क्या रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगा रहा है। तो भाई कितना लगाएगा, कैसे लगाएगा, तो उसके पीछे तो फॉर्मूले आएंगे, आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये समझ लीजिए कि जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का वाला फील्ड बनेगा उतना ही पॉइंटर तेजी से भागेगा, उतना ही ज्यादा बल लगाएगा, तो स्प्रिंग में खिंचाव ज्यादा होगा। इसमें जाने वाला करंट का वैल्यू कम रहेगा तो पॉइंटर क्या करेगा, कम फोर्स जनरेट कर पाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं खींचा हुआ, इधर ही रहेगा। तो डिपेंड करता है कि इसमें जाने वाला फोर्स, जाने वाला करंट और वोल्टेज का वैल्यू कितना है। अब आप बोलेंगे कि सर वैसे तो हम इसमें 340 वोल्ट भेज देते हैं, नहीं। आपके घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना जो करंट को, वोल्टेज को मेजर करता है, तो उनमें डिजाइन ये रहता है कि अगर ये डिवाइस सही है, आपका डिवाइस सही है, तो इसमें इतना वोल्टेज जाने पे इतना स्प्रिंग में फैलाव होगा और उससे पॉइंटर में इतना दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 एम्पियर दिखाई दे रहा है और ये 10 एम्पियर पर चलने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है, तब तो सही है भाई, 10 एम्पियर सही चल रहा है। और इसका डिजाइन भी उसी तरह से होता है कि 10 एम्पियर पर स्प्रिंग में फैलाव कितना होगा। जैसे हम कनेक्शन को काटते हैं पॉइंटर फिर वापस 0 पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि सुई एक निश्चित स्थिति पर जाकर रुकता है। ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि सुई को एक निश्चित स्थिति पर ले जाकर रोक देता है, जैसे 20 है तो 20 पे जाके रोक देगा। मीटर को संतुलन, बैलेंस को प्रदान करता है। मीटर क्या करता है, बैलेंस प्रदान करने का काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, 0 से यहाँ 40 तक भी जा सकता है। तो इसको क्या कहता है, बैलेंस करने का काम हमारा ये कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। ठीक है, करंट हटाने पर सुई 0 पोजीशन में पुनः वापस आ जाती है। जैसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क खत्म होता है सुई पुनः हमारा 0 पर आ जाएगा। जैसे सप्लाई हम बंद करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी काम करना बंद करेगा, कंट्रोलिंग भी काम करना बंद करेगा।
तो सुई कहां जाएगा, जीरो पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई इसके अंदर में अब नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे हुआ समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है इसके प्रकार भी होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ए, ऑप्शन ए है कि स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्प्रिंग आपको दिख रहा होगा, एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक है ना। ये दोनों क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करेगा। जब मान लीजिए स्पिंडल ऐसे घूमेगा तो ये हमारा पॉइंटर जीरो से आगे की तरफ इधर बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, जहां तक इसमें रीडिंग दिया गया होगा वहां तक जाएगा ऐसे। तो ऐसे जाने के पीछे ये क्या हो रहा है, ये हमारा स्पिंडल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो स्पिंडल ये घूमेगा तो ए और बी दो तरह के स्प्रिंग है, इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। तो एगो तो टाइट होने लगेगा, है ना, एगो टाइट होने लगेगा और एगो ढीला होने लगेगा। दोनों में से ही मैकेनिज्म लग रहा होगा। तो जो टाइट हो रहा होगा वो स्प्रिंग क्या हो रहा होगा, इसको वापस लाने का प्रयास कर रहा होगा, और जो ढीला हो रहा होगा वो उधर भेज रहा है कि जाइए। तो ये जहां तक भी जाना होगा वहां तक जाएगा, और जब तक सप्लाई, जब तक ये स्प्रिंग क्या हुआ है, ये ढीला होगा, इसको भेज दिया है और ये टाइट हो गया है। ठीक है, जैसे हमारा सप्लाई को बंद करेंगे, ये जो स्प्रिंग टाइट हुआ ये ढीला होना चाहेगा, और ये जो ढीला हुआ ये टाइट होना चाहेगा, तो फिर पॉइंटर को वापस जीरो पर ला देगा। ये चीज को आप समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग कंट्रोल में हम मैकेनिज्म को फिट करके रीडिंग दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इसका निर्माण कैसे होता है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन के मीटर के मूविंग सिस्टम के साथ दो हेयर स्प्रिंग लगी होती है। मीटर के जो मूविंग सिस्टम है, ये स्पिंडल है ना, यही मूव करता है ऐसे। इसी में एक पॉइंटर लगा देते हैं, है ना, और इस पॉइंटर के साथ दो गो हेयर स्प्रिंग लगाते हैं। इन दो स्प्रिंग का नाम क्या है, हेयर स्प्रिंग है। स्प्रिंग बी और स्प्रिंग ए दोनों का नाम क्या है, हेयर स्प्रिंग। ठीक है, ये प्राय फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का ये बना होता है। ठीक है, स्प्रिंग की विशेषता क्या है, तो कह रहा कि यह चुंबकीय नहीं होना चाहिए। ये पूछेगा तो बताना होगा कि जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, उसका जो स्प्रिंग होता है क्या चुंबकीय होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल ये चुंबकीय नहीं होता है। अगर चुंबकीय होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी चुंबकीय फील्ड पैदा होगा जो कंट्रोलिंग टॉर्क को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से जो स्प्रिंग बनाते हैं वो चुंबकीय फीचर्स वाला नहीं होता, मतलब चुंबकीय मटेरियल का नहीं होता है। ठीक है ना, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इस स्प्रिंग का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी इसका कम होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका कम होता है, और ये चुंबकीय नहीं होता है। कौन सा पदार्थ से बनता है, तो फास्फोरस ब्रोंज का ये बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे इसका सिद्धांत समझिए, वर्किंग प्रिंसिपल कह रहा है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना। कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता है ना। अगर ये 2 गुना बढ़ गया तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ बढ़ता है, तो दोनों एक साथ बढ़ेगा। तो कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर से इधर जा रहा है, पॉइंटर हमारा जो यहां था यहां जा रहा है, तो इधर से जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे टीडी, है ना। क्या बोलेंगे, सॉरी, टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो इधर से फोर्स लगेगा उसका नाम रहेगा टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये दोनों मिलकर बैलेंस कंडीशन में आकर पॉइंटर को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अब समझिए, कह रहा है कि जब कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाता है तब पॉइंटर हमारा स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर पॉइंटर मान लीजिए 20 पर रुका हुआ है। 20 पे क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उस समय हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू बराबर हो गया है। ये पूछ सकता है सवाल कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो पॉइंटर होता है किसी पॉइंट पर जाकर रुकता कैसे, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो बताना होगा कि उसके पीछे मैकेनिज्म है कि वहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं, और जहां पर दोनों बराबर होंगे वहां पे ये रुक जाता है। ठीक है ना, इसके पीछे यही मैकेनिज्म है। ठीक है, इसका हानि क्या है, तो कह रहा है कि तापमान बदलने से रीडिंग प्रभावित हो सकती है। इसमें दिक्कत क्या है कि स्प्रिंग है, मेटल का है, ब्रोजोन का है, फास्फोरस ब्रोजोन का है। उससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग में क्या होना, जो उसकी कॉइल का स्ट्रेंथ है कमजोर हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो सही रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक हानि है। ठीक है, दोष है। अब आता है दूसरा जो तरीका है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क का, उसका नाम है ग्रेविटी कंट्रोल। क्या नाम है, ग्रेविटी कंट्रोल, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे हम उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्किंग समझिए, कह रहा कि
मूविंग सिस्टम में दो भार, दो वेट लगाए जाते हैं। मूविंग सिस्टम में दो वेट लगाए जाते हैं। ये दो वेट है हमारा, ये जो है ना, यही वेट है। ये सारे क्या है, वेट है। अब इसमें होगा क्या, इन सभी वेट से हमारा पॉइंटर जुड़ा रहता है। पॉइंटर ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये वेट इधर की मतलब पॉइंटर अगर इधर जा रहा है तो ये वेट नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा। पॉइंटर जब यहां जाएगा तो ये वेट इधर हो जाएगा। जैसे करंट का सप्लाई बंद हुआ तो ये वेट जो यहां पर टंगा हुआ है ये यहां आना चाहेगा, क्योंकि सीधा रहेगा ना जी, यहां पर आना चाहेगा। तो इसको पॉइंटर को फिर खींच के यहां पर ला देगा। तो मतलब वेट के सहायता से हम इसको एडजस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब वेट उतना ही लगाते हैं जितना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से जो चुंबक हम बनाते हैं, इसके पीछे जो चुंबकीय सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है इनको क्या करता है, घुमा देता है। और जैसे वहां फोर्स कम होता है ये फिर पुनः इसको जीरो पर लाने का काम करता है। ठीक है, समझिए कि यह भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के टॉर्क से उत्पन्न करता है। इसमें जो टॉर्क पैदा होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से इसमें टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, मीटर को इसमें वर्टिकल स्थिति में रखना आवश्यक होता है। मीटर इसमें कैसा होता है, वर्टिकल स्थिति में होता है। और वर्टिकल में नहीं रहेगा तो ये जो हमारा नीचे लगा हुआ है ग्रेविटी, ये काम नहीं करेगा। मान लो हॉरिजॉन्टल रख दिए, मीटर को हम ऐसे रख दिए तो ये जो वेट यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए, ये ऐसे आ जाएगा तो रीडिंग सही नहीं दे पाएगा। इसीलिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी कंट्रोल वाला, तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा होता है वो तभी सही काम करेगा जब मीटर सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा रहे। ठीक है, कंट्रोल टॉर्क वजन द्वारा प्राप्त होता है। कंट्रोल टॉर्क कैसे पता करते हैं हम लोग, प्राप्त करते हैं तो करेगा वजन के द्वारा। ये सब क्या लगा हुआ है, वजन लगा हुआ है। इसी वजन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर का जो पॉइंटर था यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है तो इस समय इसके साथ कौन सा वेट जुड़ा हुआ है, ये वाला वेट जुड़ा हुआ है। इसको यहाँ पर लाकर बैलेंस किया है, ये दोनों इसको आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसी मैकेनिज्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह से बैलेंस कंडीशन बनाते हैं कि मीटर हमारा रीडिंग सही देता है। ठीक है, कुछ इस तरह का ही सिस्टम बना रहता है। अब देखिए एडवांटेज क्या है इसका, तो कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है इसमें, क्योंकि स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। पहले कंट्रोल कौन करता, स्प्रिंग करता था, लेकिन इसमें स्प्रिंग है ही नहीं। क्या है, स्प्रिंग नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, हेयर स्प्रिंग था, और स्प्रिंग की वजह से कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई स्प्रिंग ही नहीं है। तो स्प्रिंग नहीं है तो अगर ये थोड़ा सा गर्म भी होगा तो इसमें ऐसा कोई फैलाव और सिकुड़न नहीं होगा, ये इससे प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि भाई कंट्रोलिंग टॉर्क को बदला जा सकता है, कारण इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, वेट को लगाकर, वेट को कम करके ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि मीटर को केवल वर्टिकल रखना पड़ेगा, मीटर को लंबवत सीधा रखना पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। कहीं गलती से उसका एंगल थोड़ा सा भी ऐसे चेंज होगा, ऐसे भी हल्का सा हो गया तो रीडिंग आपका गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मूविंग सिस्टम भारी हो जाता है। मूविंग सिस्टम क्या होता है, भारी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वेट लगा हुआ है ना, बहुत सारा वेट हम लगाकर उसको बैलेंस करें तो मूविंग सिस्टम जो है वो डिफ्लेक्शन वाला उसका सिस्टम क्या होगा, बनेगा तो भारी बनेगा, वजन ज्यादा हो जाएगा उसका। स्केल छोटा एवं तंग हो जाता है। स्केल जो होता है छोटा और तंग होता है, मतलब एक पॉइंटर को इतना छोटा स्केल पे ऐसे मूव कराने के लिए हम यहाँ पॉइंटर लगाए हैं, तो ये तो स्केल छोटा है, लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम है ना वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा सिस्टम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेट लगा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा वेट लगा हुआ, और उसके सहायता से हम इसे करा रहे हैं। तो स्केल छोटा है और सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, जो देखने में भी सही नहीं लगता, खराब लगता है। ठीक है, दिक्कत ये है। अब डैम्पिंग टॉर्क, तीसरा टॉर्क पढ़ने जा रहा है, डैम्पिंग टॉर्क। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हमारा एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, वो समझ में आया। दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क था। कंट्रोलिंग टॉर्क भी दो तरीके का था, एक स्प्रिंग कंट्रोल था, एक ग्रेविटी कंट्रोल था। और तीसरा जो टॉर्क था हमारा, जिसको हम डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। अब इस बात को समझिए कि डैम्पिंग टॉर्क होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए स्केल जो रीडिंग होता है ना, देखिए आपको मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए ये स्केल है हमारा, यहाँ पे एक पॉइंटर है, ऐसे पॉइंटर है, ठीक है ना। ये पॉइंटर यहाँ पे ऐसे ऐसे बबलिंग करता है ना, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, हिलते रहता है ऐसे ऐसे, वो उसके पीछे कारण होता है कि भाई उसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क खराब हो गया है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट्स का पॉइंटर ऐसे से हिल रहा है, बबलिंग कर रहा है, तो उसका सीधा अर्थ है कि भाई उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क है वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, डैम्पिंग टॉर्क इसको ऐसे हिलने से रोकता है, बबलिंग नहीं करने देता है। समझ में आ रहा है ना, क्या कहता है, बबलिंग नहीं करने देता है। जैसे इस पेन को मैं यहाँ पे गिराऊंगा ऐसे नीचे जमीन पे, तो ये गिरेगा और वहां से उछल जाएगा कहीं। समझ में आ रहा है ना।
लेकिन इसी पेन को अगर हम पानी में गिराए तो जहां गिरेगा वहीं रहेगा। गेंद को अगर यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो गेंद नीचे गिरेगा और ऊपर उछल जाएगा, लेकिन वहीं गेंद को पानी में गिराऊं तो जहां पर पानी होगा वहीं पर रुक जाएगा। तो पानी का तो डैम्प कर लेता है, मतलब डैम्पिंग का काम करता है। पानी क्या है, गेंद के लिए क्या किया, डैम्प कर लिया, उसको पकड़ लिया, तो उसको हिलने डुलने नहीं देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क में हम लोग कई सारे जुगाड़ लगाते हैं। पहला तो एयर डैम्पिंग करते हैं। एयर क्या एक फ्लूइड है, पानी भी एक फ्लूइड है, तो यहाँ पर हम लोग एयर डैम्पिंग करके ये पॉइंटर को ऐसे से हिलने से रोक देते हैं। इसके पीछे यहाँ पे एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर में क्या रहता है, हमारा हवा भरा रहता है, और इसका एक पीछे वाला भाग को इसी के अंदर में रखते हैं। अब क्या होगा, पॉइंटर ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा पीछे आएगा, लेकिन इसको ऐसे हिलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एयर भरा हुआ, कंप्रेस एयर। ये इसे चाहेगा भी ऐसे करना तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जुगाड़ लगाकर हम लोग डैम्पिंग टॉर्क पैदा करते हैं, जो जो हमारा पॉइंटर है उसको हिलने से रोकता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे कह रहा कि मीटर के मूविंग भाग पर कार्य करने वाला बल, वह बल जो सुई के कंपन को कम करता है उसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोला कि मीटर के मूविंग भाग पर कार्य करने वाला वह बल जो सुई को कंपन को कम करता है उसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। मूविंग भाग पे, ये जो मूविंग भाग है इस पे काम करने वाला जो बल होता है सुई का, जो मीटर को ऐसे से हिलने से, कंपन करने से रोकने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। काम कैसे करता है, तो कह रहा है कि पॉइंटर को तेजी से स्थिर करता है। ये क्या करता है, जो पॉइंटर यहां से यहां बढ़ा ना, ऐसे आया तो इसको तुरंत वहीं पे स्टॉप करने का काम करता है, ऐसे से बबलिंग नहीं करने देता है, ठीक है। रीडिंग को जल्दी और सही दिखाता है, रीडिंग को जल्दी और सही दिखाता है। ओवर ऑसिलेशन को रोकता है। ओवर ऑसिलेशन मतलब ऐसे से हिलने नहीं देता है, ओवर ऑसिलेशन को रोकने का काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ 20 है और पॉइंटर को यहाँ 20 पर रुकना ना, रुक के यहाँ पॉइंटर यहाँ जाकर रुक रहा है, तो ये ओवर ऑसिलेशन होगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। उसको जो रीडिंग देना है वही दिखाने का काम करता है, ठीक है। नोट 1 लिखा है कि डैम्पिंग टॉर्क के बिना सुई सही रीडिंग आसपास हिलती रहती है। पता है ना कि डैम्पिंग टॉर्क अगर नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, तो सुई जो रीडिंग के आसपास जाकर ऐसे ऐसे हिलेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रीडिंग एक्चुअल में है कितना। मान लीजिए यहाँ पाया, कभी यहाँ पा रहा है, मतलब स्थिर नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चला कि एग्जैक्ट इसमें रीडिंग कितना है, ठीक है। कहा कि जिस मीटर में सुई बिना ऑसिलेशन के तुरंत रुक जाती है उसको डेड बीट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ये भी इसको याद कर लीजिएगा कि जिस मीटर में सुई बिना किसी ऑसिलेशन के तुरंत रुक जाती है उसको डेड बीट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि भाई डैम्पिंग, तो डैम्पिंग एक तो हवा से करते हैं, दूसरा हम लोग डैम्पिंग ऑयल भी आता है, डैम्पिंग ऑयल, जिसको एक इस तरह के कंटेनर में भर देते हैं और इसी के अंदर में स्पिंडल लगा रहता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंटर हिल नहीं पाएगा, क्योंकि पानी है ना, तेल है, तेल में ये पॉइंटर ऐसे हिलने नहीं देगा, इसको रोके रखेगा। तो जितना घूमना उतना घूमेगा और जितना पीछे और आगे होना उतना होगा, लेकिन बबलिंग इस तरह से कंपन नहीं करने देता है। तो हम लोग ऑयल के माध्यम से, हवा के माध्यम से डैम्पिंग चेंबर बना देते हैं, और वो डैम्पिंग चेंबर डैम्पिंग टॉर्क पैदा करके सुई के जो कंपन है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इंडिकेटिंग यंत्रों में डैम्पिंग के प्रकार, जो इंडिकेटिंग यंत्र होता है उनमें डैम्पिंग के प्रकार होते हैं, कई प्रकार का डैम्पिंग किया जाता है। पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो हवा के माध्यम से डैम्पिंग करते हैं उसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बोलते हैं। दूसरा एडी करंट डैम्पिंग, जो एडी करंट के माध्यम से हम लोग डैम्पिंग टॉर्क पैदा करते हैं उसको एडी करंट डैम्पिंग बोलते हैं। और तीसरा जो फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण हम लोग पैदा करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, तेल के माध्यम से जो डैम्पिंग पैदा करते हैं उसको तरल डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का डैम्पिंग होता है। सभी डैम्पिंग को एक एक करके हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। पहला इसमें है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसको समझते हैं। अब इसमें पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें जो पॉइंटर होता है, जो 0 से लेकर मान लीजिए 100 के बीच में इसको मूव करना है ना, और अभी यहाँ पे 20 के आसपास में ये रुका हुआ है, मान लीजिए ऐसा है। तो ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर एक यहाँ पे पाइवोट के थ्रू जुड़ा रहता है, और जो इसके पीछे वाला भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमाकर एक चेंबर के अंदर में ले जाकर यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, है ना। अब ये चेंबर में क्या होता है, चेंबर में हवा भर रहता है, और हवा भरने की वजह से जैसे ये पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ बढ़ गया, ठीक है, यहाँ बढ़ा, तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि जब पॉइंटर इधर बढ़ेगा तो एक बॉल नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब जैसे ही ऐसे बबलिंग करना चाहेगा तो इसमें जगह ही नहीं है बबलिंग करने का, बबलिंग कर ही नहीं पाएगा।
पॉइंटर को फ्री छोड़ देता है, पॉइंटर ऐसे बबलिंग करता है, लेकिन हवा भरा हुआ है, एक तो हवा का प्रेशर की वजह से ये बबल ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा, दूसरा ये इसमें स्पेस ही हम लोग कम रखते हैं कि ये चाह के भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये पिस्टन के अंदर में हवा भर के रखते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा तो ये फिर अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये कंट्रोल वे में इसको आगे पीछे करने में मदद करता है, ठीक है। और ये मदद करने में जो हमारा चेंबर है जिसको हम लोग पिस्टन बोलेंगे, सॉरी ये सिलेंडर है, और इसके अंदर में ये जो पिस्टन है, ये सिलेंडर पिस्टन का मेन मुख्य योगदान होता है, जो इसको ऐसे कंपन करने से रुकने का काम करता है, ठीक है। करा कि इसमें हवा के घर्षण से डैम्पिंग प्राप्त होता है, हवा के घर्षण से डैम्पिंग प्राप्त करते हैं, वही बोले, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा तो हवा के साथ क्या, हवा को काटते हुए नीचे जाएगा, तो हवा इसको ऐसे ऐसे कंपन करने नहीं देगा, तो हवा से रुकावट उसको महसूस होगा, ठीक है। दूसरा, स्पिंडल के साथ जुड़ा एल्युमिनियम का पिस्टन होता है, इसमें जो पिस्टन होता है उसका नाम याद रखिएगा, कौन सा पिस्टन होता है, एल्युमिनियम का होता है। ये जो पिस्टन है किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। पिस्टन एयर चैम्बर में चलता है, जो पिस्टन है इसके अंदर में क्या है, हवा है, इसके अंदर में क्या है, हवा है, तो जो पिस्टन है एयर चैम्बर में हमारा आगे पीछे करता है, ठीक है। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। हवा का विरोध सुई के कंपन को कम करता है, जो हवा है वो पिस्टन को आगे पीछे होने का विरोध करता है, जिसकी वजह से सुई में जो कंपन है नहीं हो पाता है, ठीक है। यह विधि वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों में प्रयोग की जाती है, यह विधि वोल्ट मीटर में भी और अमीटर दोनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम क्या है, अचुंबकीय, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कंडीशन आता है, ये सारा मैकेनिज्म है कि मीटर के अंदर में बंद रहता है, और मीटर के अंदर में क्या है कि करंट और वोल्टेज का सप्लाई लगातार बनता है, तभी तो हम टेस्ट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाती है, लेकिन एल्युमिनियम के होने की वजह से इस पे चुंबकीय जो रेखाएं हैं या चुंबकीय जो बल है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रीडिंग हमारा सही और एक्यूरेट देखने को मिलता है, ठीक है। एल्युमिनियम लगाने के पीछे ये कंसेप्ट है कि भाई एल्युमिनियम का ही पिस्टन क्यों होता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबक की वजह से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा ईडी करंट, है ना, ईडी करंट डैम्पिंग। तो ईडी करंट क्यों पैदा होता है, मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से ईडी करंट पैदा होता है, जो विरोध करता है, मेन करंट का विरोध करता है, ठीक है ना, इसलिए ईडी करंट पैदा होता है। तो ईडी करंट पैदा करने के लिए हम शेडेड पोल का इस्तेमाल करते हैं, दो विभिन्न प्रकार के अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देते हैं, और ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एक दूसरे को रोकने का काम करता है, उसी सिद्धांत पे इसको बनाया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें एक एल्युमिनियम कॉपर का डिस्क लगा रहता है, एल्युमिनियम या कॉपर का डिस्क लगा रहता है। एल्युमिनियम यहाँ भी क्या है, चुंबकीय का विरोधी आदमी है, चुंबक को ये पसंद नहीं करता, चुंबक से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। डिस्क परमानेंट मैग्नेट चुंबक के बीच घूमता है, ये डिस्क होता है, देखिए ये डिस्क है हमारा, ये एल्युमिनियम या कॉपर का होता है, और कहाँ घूमता है, एक परमानेंट मैग्नेट के बीचों बीच इसको घुमाया जाता है, ठीक है। घूमने पर डिस्क में ईडी करंट उत्पन्न होती है, जो डिस्क है ये हमारा, ये घूमता है, तो घूमने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है, और उस फ्लक्स की वजह से इसके अंदर में एक ईडी करंट पैदा होता है, जो इस वाले फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक है ना। यह डैम्पिंग लेंज लॉ पर आधारित है ना। लेंज लॉ क्या बोलता है, पैदा करने वाला का ही विरोध करता है, वह बल जो पैदा करने वाला का विरोध करता है, यही तो लेंज लॉ बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, यही तो हम लोग पढ़े थे कि भाई कि वैसा फोर्स जो पैदा करने वाला का विरोध करता है ना, लेंज लॉ बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो 21 सिद्धांत पर काम कर रहा है भाई, तो लेंज लॉ पे काम करता है, ठीक है। सुई बिना अधिक कंपन के जल्दी रुक जाती है, सुई में बिना कंपन हुए कोई ज्यादा कंपन नहीं होगा, सुई आसानी से रुक जाती है। पीएमएमसी यंत्रों में इसका उपयोग होता है, पीएमसी जो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग क्वाइल्स होते हैं, उसमें ये अधिक उपयोग में लाया जाता है, समझ में आया ना। परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हम इस कंसेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि भाई इसमें जो एयर डैम्पिंग जो डैम्पिंग करते हैं, एयर के वजह हम लोग चुंबकीय फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और चुंबकीय फील्ड से हम लोग ईडी करंट पैदा करते हैं, और वही ईडी करंट इस डिस्क जिस दिशा में घूम रहा है, मान ले कि इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तो इसको बबलिंग करने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर में एक एडी करंट पैदा होगा जो इसके चुंबकीय फ्लक्स को विरोध करता है, इस वजह से यहाँ पे बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के सहायता से ईडी करंट पैदा करते हैं, और उस ईडी करंट हमारा एक डैम्पिंग का यहाँ काम करता है, ठीक है। और ये तो 3D में 2D में ये बनाया हुआ है, सामने से अगर देखिएगा तो इस तरह डिस्क इस तरह से दिखेगा आपको सीधा सीधा, ठीक है। ये है। अब एक जो लास्ट बचा हुआ है फ्लूइड वाला, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर में इस तरह से ऑयल भर देते हैं, पानी भरे हुए हैं,
अब यहाँ पे मान लीजिए पॉइंटर आपका लगा हुआ है इस तरह से, ये ऐसे से हिलना डुलना भी चाहेगा, तो ये पानी है ना, पानी के अंदर में नीचे वाला भाग रखा गया, तो ये हिलने डुलने देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, ये कुछ वाइब्रेट ही नहीं होने देगा, ठीक है ना। और बढ़िया जबरदस्त तरह से डैम्पिंग यहाँ होती है, मतलब सबसे बढ़िया डैम्पिंग ये ऑयल वाला ही माना जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, जब सुई पॉइंटर के कंपन को तरल ऑयल में घर्षण द्वारा रोका जाता है तो इस फ्लूइड डैम्पिंग कहते हैं, है ना। सुई के जो पॉइंटर को जो कंपन है उसको हम लोग, इसके जो पीछे वाला भाग है उसको हम लोग ऑयल के सहायता से रोकने का काम करते हैं, फ्लूइड के सहायता से रोकने का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब कंस्ट्रक्शन वर्क क्या करा कि स्पिंडल से जुड़ी डिस्क या वेन को तेल में डुबा देते हैं। ये जो नीचे वाला ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो पूरा ये चार को दिख रहा है, ये क्या है? वेन है। इसको क्या करते हैं हम लोग? तेल में डुबा देते हैं, ठीक है ना। अब तेल के घर्षण की वजह से जो डिस्क है ना, ऐसे ऐसे घूम नहीं पाता है, बहुत ज्यादा नहीं घूमेगा, और इसके साथ स्पिंडल जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये स्पिंडल वाला भाग है, और ये नीचे हमारा चार को डिस्क टाइप का है, वेन टाइप का है, इसको तेल में डुबो के रखते हैं, ठीक है। करा कि सुई जल्दी, अब इसके वजह से सुई क्या होता है? जल्दी हमारा स्थिर हो जाता है, ठीक है। प्रयोग कहाँ करते हैं? तो करा कि यह डैम्पिंग प्राय पैनल बोर्ड पर लगे स्टेशनरी मीटरों में होता है। जो कंट्रोल पैनल पे जो मीटर लगा रहता है, तो वहां पर हम इस डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर मूविंग वाला में इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल वाले में, जो एक कहीं पोर्टेबल वाले में कहीं ले जा रहे हैं, झोले में रख के, बैग में रख के ले जा रहे हैं, तो उसमें तेल वगैरह लीकेज हो सकता है। लेकिन जो हमारा पैनल बोर्ड होता है उस पर जो फिक्स वाला इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, उसमें जो पॉइंटर है उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पोर्टेबल मीटर में यह उपयोगी नहीं है। देखिए लिखा भी है कि पोर्टेबल मीटर में यह उपयोगी नहीं है, कारण बस इतना ही है कि तेल का लीकेज हो सकता है ना, और तेल लीकेज की वजह से इसका डैम्पिंग खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, चल कुंडली यंत्र। हम पढ़े थे ना भाई, जो सूचक यंत्र होते हैं कई तरह के होते हैं, उसमें से एक था हमारा, क्या था? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको चल कुंडली यंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? मूविंग कॉइल, कॉइल का मतलब समझ ही रहे होंगे कि भाई हेयर स्प्रिंग लगा होगा इस तरह का, ऊपर और नीचे दो हेयर स्प्रिंग लगा होगा, और इसी स्प्रिंग के सहायता से ये इसका कॉइल क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। इसी को मूविंग कॉइल हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे नीचे वाला फिगर देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये वाला सिस्टम को डाला गया है इसमें, ठीक है ना। यही वाला सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पॉइंटर फिक्स है, और ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल, ये जो पूरा कॉइल दिख रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे मूव कर रहा होगा, और मूव करेगा तो पॉइंटर भी साथ में मूव करेगा। और नीचे हमारा जो हेयर स्प्रिंग ऊपर नीचे, ये टाइट होगा और एक ढीला होगा, जहां से हमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि भाई मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मतलब पूरा कॉइल ही ऐसे मूव करके क्या होता है? रीडिंग देने का काम करता है। अब देखिए इसमें पूरा कॉइल मूव कर रहा है ना, पूरा कॉइल, ये क्या है? पूरा कॉइल का सेट है, यही कॉइल मूव करता है, इसी के ऊपर में क्या लगा रहता है? पॉइंटर लगा रहता है, ठीक है। समझिए, कह रहा कि डीसी सप्लाई में वोल्टेज एवं धारा मापने के लिए जिस यंत्र में कुंडली अस्थायी चुंबक के क्षेत्र में चलते उसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई डीसी सप्लाई में वोल्टेज धारा मापने के लिए, डीसी सप्लाई, ध्यान रखिएगा डीसी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, मापने के लिए जिस यंत्र की कुंडली को अस्थायी चुंबक के बीच में घुमाते हैं उसको हम लोग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से बोलते हैं। दोनों तरफ अस्थायी चुंबक लगा हुआ है, इस दोनों चुंबक के बीच में ये मूविंग कॉइल है जो घूम रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल भी कहते हैं। यह यंत्र केवल डीसी पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? केवल डीसी पे काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए इसका कि भाई कैसे कार्य करता है। कह रहा है कि जब करंट ले जाने वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर यांत्रिक बल, जिसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, कार्य करता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लीजिएगा कि भाई जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, तो बताना होगा कि यांत्रिक, ये तो बल है यांत्रिक बल, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बल की वजह से, यांत्रिक बल या लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से क्या होता है? हमारा कुंडली हमारा घूमना शुरू हो जाता है, जो अभी देख रहे थे आप। अब इसमें होता क्या है, जो परमानेंट मूविंग कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन जो टॉर्क होता है ना, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट ज्यादा बनेगा उतना ही डिफ्लेक्शन टॉर्क बनेगा। शुरू से मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे जो पॉइंटर है ना, ये 0 से लेकर जो 100 के बीच में जो पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर कहां तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि इसमें सप्लाई करंट कितना जा रहा है। जितना सप्लाई करंट ज्यादा जाएगा उतना ही यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा बनेगा, और वो जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही तेजी से अपना फोर्स पैदा करके डिफ्लेक्शन करने का काम करेगा। कम जाएगा कम पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा।
जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। करंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही हमारा ये पॉइंटर आगे जाएगा, करंट कम होगा पॉइंटर पीछे जाएगा। इसीलिए आप स्विच को ऑफ करते हैं तो पॉइंटर जीरो पर चला जाता है, क्योंकि करंट जीरो हो गया तो पॉइंटर भी जीरो पर चला गया। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा पॉइंटर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। ये कुल मैकेनिज्म किस पे काम करता है, करंट के ही प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। और एक छोटा सा ये आपको ध्यान दें तो ये दिख रहा होगा, इसी तरह का इसमें सिस्टम बना रहता है, ठीक है। अब तक समझिए कंस्ट्रक्शन कार्य के पीएमएमसी एक यंत्र का मुख्य भाग होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है। ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है। ये कह रहा कि जो पीएमएमसी है उसका ये मुख्य भाग होता है। तो ई वाला जो संरचना है इसी के ऊपर में देखिए यहाँ पे रेड दिख रहा है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। कह रहा कि आयताकार कॉपर क्वाइल अल्युमिनियम का फॉर्मर होता है। यहाँ पे देखिए अंदर में जो लगा हुआ है क्वाइल, ये अल्युमिनियम का होता है, अल्युमिनियम का फॉर्मर होता है। परमानेंट मैग्नेट होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, पॉइंटर और स्केल होता है, 2 हेयर स्प्रिंग होता है, ऊपर नीचे 2 हेयर स्प्रिंग होता है, जो इससे पहले वाले स्लाइड में आपको दिखा होगा, ठीक है। करेंगे जेनेवल बेयरिंग स्पिंडल होता है, ऊपर जो हम इसके स्पिंडल में कहते हैं बेयरिंग लगाते हैं, तब ना स्पिंडल ऐसे घूमता है, तो नीचे बेयरिंग भी लगाता है। कौन सा बेयरिंग होता है, जेनेवल बेयरिंग और स्पिंडल होता है, ठीक है। डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग, इसमें डैम्पिंग होता है, ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो पीएमएमसी परमानेंट मूविंग कॉइल में कौन सा डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है हमारा, आइए समझते हैं इसको क्या है भाई। कह रहा है कि इसमें जो टॉर्क पैदा होता है, मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर, ये गैलेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर है, इसमें जो टॉर्क पैदा होगा टी, टाउ जो है ये टॉर्क है, ये कितना पैदा होगा इसके बारे में एक फॉर्मूला बताया गया है आपको कि टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। एन आई ए बी होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, आई क्या है हमारा, करंट इन द सर्किट, है ना, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, और बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या होता है कि कहीं कहीं हम अगर स्प्रिंग वाला सिस्टम दिया होगा, स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है कि के फाई जो होता है ना, के फाई इक्वल टू एन आई ए बी, मतलब टाउ जो होता है हमारा, टाउ इक्वल टू होता है के फाई, और क्या है, के क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और फाई, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा टॉर्क आता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू के फाई। तो हम टाउ के जगह पे के फाई को लिख सकते हैं क्या, तो लिख दिए हैं। अब यहां से फाई इक्वल टू निकालिएगा तो एन आई ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, आई हो जाए, बटा में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहां से के नीचे आ गया तो के हो जाएगा। तो फाई का एक्चुअल जो फॉर्मूला हुआ फाई इक्वल टू, फाई क्या डिफ्लेक्शन है हमारा, जो क्या डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो क्या होगा, एन ए बी बाई के, और ये जो आई था अंदर का ये बाहर का, गुना में ही है, बात बराबर ही होगा। आप इसके नीचे ऐसे भागा के कर दीजिए, अच्छा इस तरह से लिखिए, बात ही सेम ही हो गया, ठीक है। तो क्या है हमारा, के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है, स्प्रिंग, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और फाई क्या हमारा डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, क्या है डिफ्लेक्शन है। इस तरीके से इस पे अगर कहीं न्यूमेरिकल अगर आप पूछेगा तो आपको बता देना होगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि इस पे पूछा हुआ अभी तक नहीं है किसी कहीं भी सवाल, फिर भी आपको याद रखना, याद करने में बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी लिखा हुआ, बस इतना ही याद रखेंगे। तो ये सारा अगर क्वेश्चन पूछता है इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेगा, सारा वैल्यू दिया रहेगा, बस वैल्यू रखिएगा, आपका यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मेरिट और डीमेरिट क्या है, तो मेरिट ये है कि भाई स्केल समानुपाती होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है, स्केल क्या था, समानुपाती होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर में होता है। हाई सेंसिटिविटी होती है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, तुरंत बढ़िया रीडिंग देता है, ठीक है। कम पावर कंजप्शन करता है, पावर का ये कंजप्शन कम करता है, ठीक है। रीडिंग इसका सटीक होता है। डीमेरिट क्या है इसका, तो कह रहा है कि एसी सप्लाई पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये डीसी पे चलने वाला यंत्र है, एसी पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अधिक धारा सीधे नहीं माप सकता, बहुत ज्यादा धारा को सीधे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको धारा को कम करके, करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके धारा को कम करके आपको चलाना होगा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट कमजोर हो सकता है, कह रहा कि इसके अंदर में जो परमानेंट मैग्नेट है धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है। कोई भी चुंबक होता है ना, धीरे धीरे अपनी शक्ति को खो देता है ना, तो चुंबकीय शक्ति धीरे इसके अंदर में कम होता जाएगा, किसमें, परमानेंट जो मैग्नेट अंदर लगा हुआ उसमें, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपका रीडिंग देना गलत कर देगा, ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट आया हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, बोले थे ना एमआई टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। स्टार्ट करिए, जब सूचक यंत्र हम लोग पढ़े थे उसी का ये दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा नंबर है, मतलब टाइप्स पढ़े थे, 8 को टाइप था, 8 को में से पहला पढ़ ली, दूसरा है ये, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए
एम आई टाइप मतलब देखिए ये जो कॉयल है एम एम टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये आकार जो दिख रहा है वो एम टाइप का दिख रहा है, और इसके अंदर में जो आयरन का रॉड है ये आई टाइप का है, तो इसलिए इसका नाम एम आई टाइप पड़ता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो एम आई टाइप है एसी और डीसी दोनों पे ये काम करता है। ठीक है, ये दोनों पर काम करता है। यह यंत्र चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये आकर्षण पर भी काम करता है और प्रतिकर्षण पर भी काम करता है। दोनों तरह का सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम इसका उपयोग में ला सकते हैं। जैसे इसीलिए इसके दो प्रकारों में बांट दिया गया है। जो अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा, जो आकर्षण के सिद्धांत पर काम करेगा उसको आकर्षण टाइप बोल दिए, है ना, अट्रैक्शन टाइप बोल दिए। जो रिपल्सन के टाइप पे काम करेगा, रिपल्सन से काम करेगा, उसको हम रिपल्सन टाइप या प्रतिकर्षण का प्रकार हम बोल दिए। तो इसके जो नेचर है, बिहेवियर है, उसी के तरह उसी पे हम लोग दो भागों में इसको बांट दिया हमने। ठीक है, तो पहला जो भाग हुआ हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टाइप, आकर्षण टाइप, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है। सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। ठीक है, एयर डैंपिंग चेंबर प्रयुक्त होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो आई स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब टाउ डी, डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहां लाते हैं आपको, देखिए यहां पे क्या है कि ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करके हम लोग यहाँ पे एयर डैम्पिंग चेंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर में एयर भरा हुआ है और इस वजह से इसको बोलते हैं एयर डैम्पिंग चेंबर। ठीक है, एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये नीचे और ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, ये क्या है? हमारा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा को घुमाने का काम करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ चुंबक है तो यहाँ पे एक चुंबकीय बल पैदा होगा जो इसको ऐसे से रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से क्या होगा? हमारा पॉइंटर आगे पीछे से बढ़ेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे। और जितना आप सप्लाई ज्यादा दीजिएगा उतना ही आपका स्पिंडल तेज घूमेगा, उतना ही रीडिंग ज्यादा दिखेगा। जितना करंट कम होगा आपको करंट वहां रीडिंग कम दिखेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, मतलब जो अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि कह रहा है कि सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। आकर्षित होने की वजह से क्या हुआ? अट्रैक्शन टाइप। अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इस तरह का एक रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगा जो इसको स्पिंडल को घुमाने का काम करेगा, सॉफ्ट आयरन को घुमाने का काम करेगा, और यहाँ पे पॉइंटर आपको रीडिंग देने का काम करेगा। लेकिन सबसे प्रमुख विषय ये है कि भाई ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिपल्सन टाइप, प्रतिकर्षण प्रकार का। ठीक है, कह रहा है कि इसमें दो सॉफ्ट आयरन पीसेस होती है। दो सॉफ्ट आयरन का पीसेस लेते हैं। ठीक है, एक को हम फिक्स कर लेते हैं और एक को मूविंग में रखते हैं। एक घूमेगा, एक फिक्स रहेगा। ठीक है, दोनों समान ध्रुवता से रिपेल करती है। कह रहा है कि दोनों के पास सेम ध्रुवता है, मतलब सेम हमारा पोलरिटी होती है, इक्वल पोलरिटी होती है। मतलब नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल होता है ना जी। चुंबक में क्या होता है कि अगर नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, सटेगा नहीं। अगर चुंबक में ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है तो दोनों एक दूसरे के करीब आएगा। क्या होगा? करीब आएगा। दोनों एक दूसरे के करीब जाना चाहेगा, दोनों आपस में सटना चाहेगा। लेकिन अगर दोनों सेम पोल है तो दूर भागना चाहेगा। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया इसमें कि अगर कि एक दो सॉफ्ट आयरन ले लिए और दोनों सॉफ्ट आयरन में हम लोग सेम पोल क्रिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेम पोल क्रिएट करते हैं। उसके वजह से एक दूसरे पर जो रिपल्सन वाला जो फोर्स लगता है ना, उसकी वजह से ये क्वाइल है जो घूम जाता है, जो स्पिंडल है घूम जाता है। तो कहेंगे कि सर घूमता कैसे? तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ए को फिक्स कर देते हैं, ए को आयरन को फिक्स कर दिए और ए को मूविंग में रखे हुए। तो भाई जब फोर्स लगेगा, जो धक्का देने वाला फोर्स, जो दोनों को दूर भगाने वाला फोर्स लगेगा, तो दूर कौन भागेगा? जो मूविंग वाला जो फ्री होगा वो दूर भागेगा, और फिक्स वाला जो वहीं रहेगा। तो मूविंग वाला वहां पर रोटेट कर जाता है ऐसे, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ना उस फोर्स को रोटेटिंग में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है? स्पिंडल ऐसे घूम जाता है। और ऊपर नीचे क्या है? हेयर स्प्रिंग लगा रहता है जो फिर जीरो पर लाने का काम करता है। इस तरह का इसमें अरेंजमेंट होता है। तो देखिए ये नीचे वाला इधर एक फिक्स रॉड रहता है और ये इधर हमारा क्या रहता है? मूविंग वाला रहता है। ठीक है ना, ये मूविंग आयरन वेन है जिसके अंदर में हमारा मूव करेगा। ठीक है ना, जिसके अंदर में रॉड मूव करेगा मूविंग आयरन वेन बोलते हैं। ये फिक्स सिलेंडर कॉइल है, यहाँ जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है? फिक्स सिलेंडर कॉइल है हमारा। ठीक है, ऊपर हेयर स्प्रिंग है, ये पॉइंटर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करके हम लोग इसको चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट है कि भाई दोनों में सेम हमारा पोलरिटी होती है, ध्रुवता सेम होती है, इस वजह से रिपेल करता है
तो रिपेल करता है जो मूविंग वाला है वो घूमता है, फिक्स वाला स्थिर रहता है। ठीक है, कह रहा कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें जो डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा रिपल्सन टाइप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें किस तरह का डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल होता है, ये कैसा होता है, स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल होता है, या तो स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ये एसी और डीसी दोनों के लिए हमारा क्या होता है, उपयुक्त होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है ओम मीटर, है ना। अब ओम मीटर ही हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो सूचक यंत्र है ना, जो आपको देता दिखाता है यहाँ पे रीडिंग, भाई कितना रीडिंग है आपका। तो ओम मीटर के बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी क्या है ओम मीटर के बारे में, कि ओम मीटर वह यंत्र है जिससे प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर से क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध मापने का काम करते हैं। ओम मीटर में अपनी बैटरी लगी होती है। ओम मीटर का अपना खुद का बैटरी होता है, ये किसी से एनर्जी ऊर्जा नहीं लेता, इसका खुद का अपना बैटरी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रतिरोध मापने का काम करता है। अब यहाँ पर बोला कि ओम मीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओम मीटर। तो भाई ओम मीटर दो तरीके का होता है, एक सीरीज टाइप ओम मीटर होता है और एक शन टाइप ओम मीटर होता है। तो जो सीरीज में लगेगा वो सीरीज टाइप होगा, जो संट पैरेलल में लगेगा, समानांतर में लगेगा, वो सन टाइप ओम मीटर होगा। ठीक है, अब समझिए आगे। पहला है कि सीरीज टाइप वाला ओम मीटर, कि अज्ञात प्रतिरोध को मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक मीटर हमारा लगा हुआ है ओम मीटर, और यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है। ये मत बोलना कि सर पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। आप देखिएगा एक ही कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक ऐसे किया हुआ है, तब पैरेलल के सवाल नहीं है, सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो अज्ञात जो हमारा रजिस्टर, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर के साथ में किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें समझने वाला विषय यह है कि जो सीरीज वाला ओम मीटर होता है ना, तो इसमें जो सर्किट होता है ना, सर्किट में जो RX है अगर जीरो दिखा रहा है, तो जो अननोन रजिस्टर है उसमें वैल्यू जीरो आ रहा है, उसका मतलब वह करंट अधिकतम है। करंट का अधिकतम है, सुई 0 ओम दिखाएगा। सुई क्या होगा, 0 ओम दिखाएगा, राइट साइड में रहेगा, सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा। समझिए इस बात को। अगर रजिस्टेंस जो है हमारा 0 हो जाए तो करंट क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। मान लीजिए तार है, ये तार, इस तार में जो R है उसका वैल्यू 0, मतलब रजिस्टेंस 0 है, तो जो जितना करंट यहाँ पर मान लीजिए 5 एम्पियर यहाँ है, तो यहाँ भी तो 5 एम्पियर रहेगा। क्यों, क्योंकि करंट का लॉस ही नहीं है। क्यों नहीं लॉस है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रजिस्टेंस हमारा 0 है। तो वही बोल रहा है कि अगर इस ओम मीटर के अंदर में अगर RX का वैल्यू, जो ये अननोन रजिस्टर, इसका वैल्यू अगर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में करंट हमारा सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और ये जो दिखाने वाला 0 ओम जो दिखाता है, ये किधर रहता है, राइट साइड दिखाता है। ये जो हमारा ओम मीटर है ना, ओम मीटर का ये स्केल है, तो 0 रहता है किधर, राइट साइड रहता है। ये किधर है, राइट है, और ये हमारा लेफ्ट है। तो 0 किधर है, राइट साइड रहता है, और इन्फिनाइट किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। ठीक है, आगे लिखा भी होगा कि इसमें अगर RX अननोन जो रजिस्टर उसका वैल्यू अगर इन्फिनाइट दिखा रहा है, तो मतलब सर्किट ओपन है, मतलब इतना रजिस्टेंस है, इतना यहाँ पे मान लीजिए ये तार है, तार में रेजिस्टेंस पर इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, हाई सिक्योरिटी है, करंट को 1 मिली एम्पियर भी नहीं जाने देगा, जाने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई करंट है, सॉरी हाई रेजिस्टेंस है। वो कौन सा कंडीशन है, जब सर्किट टूटा हुआ रहता है, दो तार है, ये टूटा हुआ बीच में, तो क्या करंट जा पाएगा, नहीं जाएगा। और इसी को मतलब ओपन सर्किट बोलते हैं। और ओपन सर्किट जो रेजिस्टेंस होता है आर का वैल्यू कितना रहता है, इन्फिनाइट रहता है। कितना रहता है, इन्फिनाइट रहता है। और ओम मीटर में, सीरीज वाला में जो इन्फिनाइट होता है वो लेफ्ट साइड रहता है। कितना रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि करंट ओम मीटर में, जो सीरीज वाला ओम मीटर है उसमें इन्फिनाइट किस साइड रहता है, तो बताना लेफ्ट साइड रहता है। 0 राइट साइड रहता है। अगर ओम मीटर अगर 0 वैल्यू शो कर रहा है, उसका मतलब सर्किट शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट है, और करंट का मान बहुत ज्यादा है। अगर ओम मीटर में आपको इन्फिनाइट दिखा रहा है, मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है और सर्किट में करंट हमारा 0 हो गया है, मतलब सर्किट हमारा ओपन है, तार टूटा हुआ है, ब्रेक है। ठीक है, ये मतलब हुआ। कहा कि स्केल जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है स्केल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब लगातार नहीं रहता है। 15 के बाद देखिए 1.5 के 750 300, मतलब अलग अलग बीच में गैप करके दिया। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म टाइप का नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब 2-2 का अंतर पर नहीं है। ये अलग अलग ही अंतर, पता ही नहीं चलेगा कितना का अंतर पर रखा हुआ है, तो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, कह रहा कि राइट साइड 0 रहता है और लेफ्ट साइड इन्फिनाइट रहता है।
राइट साइड इसका क्या रहता है, जीरो रहता है, और लेफ्ट साइड इन्फिनाइट रहता है। ठीक है, उपयोग कहां करते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट में उपयोग करते हैं, और मोटर मैकेनिक्स कॉइल रेजिस्टेंस को जांच करने के लिए करते हैं। मोटर हो या जो कॉइल का रेजिस्टेंस है उसको जांच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सन टाइप ओम मीटर, मतलब पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला कहानी क्या है कि भाई जो मीटर होता है वो हमारा पैरेलल में लगा था, इस सर्किट के पैरेलल में हमारा मीटर लगा हुआ है ना। ये जो अननोन रजिस्टर है इसके पैरेलल में हमारा मीटर लगा रहता है। ठीक है ना, सीरीज में नहीं लगा रहता है। तो इसमें समझिए कहानी की अज्ञात प्रतिरोध, ये कौन सा है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो अज्ञात प्रतिरोध को मीटर के हम लोग पैरेलल में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, संड प्रकार में फुल स्केल करंट लिया जाता है। संड प्रकार में हम फुल स्केल करंट लेते हैं, मतलब मैक्सिमम करंट पर हम चेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट का वैल्यू चेंज होते रहता है ना। तो इस वजह से फुल करंट पूरा जितना इसको क्षमता उतना करंट सप्लाई करके चेक करते हैं। स्केल पर लेफ्ट साइड में जीरो होता है और राइट साइड में इन्फिनाइट होता है। इसमें उल्टा हो जाता है, राइट साइड में क्या है, इन्फिनाइट रहता है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इधर लेफ्ट साइड में जीरो और राइट साइड में इन्फिनाइट रहता है, उल्टा है उससे। ठीक है ना, सीरीज टाइप के तुलना में कम प्रचलित है, ये सीरीज टाइप के तुलना में कम प्रचलित है या कम उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीटर। ठीक है ना, मल्टीमीटर भी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना। इसमें भी जो रीडिंग मिलता है वो क्षणिक होता है ना, परमानेंट रिकॉर्डिंग वाला नहीं होता है। और मल्टीमीटर से हम लोग कम से कम 3 राशियों का मेजरमेंट कर लेते हैं। वोल्टेज भी माप लेते हैं, करंट को भी माप लेते हैं, और प्रतिरोध को भी माप लेते हैं। एक साथ तीनों का रीडिंग लेने में ये सक्षम है, इसी की वजह से इसका नाम मल्टीमीटर पड़ा। ठीक है, अब मल्टीमीटर का टाइप भी होता है, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग समझते ही होंगे आप लोग, जो डिजिट में आपको दिखता है ना, पॉइंटर वगैरह होता है, उसमें आप देख कर पता कर सकते हैं। और डिजिटल मतलब डिजिटल फॉर्म में रहता है, स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन पर आपको दिखाएगा डेटा, है ना। इस तरह के जो होते हैं 2 मल्टीमीटर पाए जाते हैं। तो पहला जो आपके सामने दिख रहा है ये है एनालॉग मल्टीमीटर। ठीक है ना, और इसका खासियत ये है कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों को एक साथ यहाँ पे मेजरमेंट आपको दे सकता है। ठीक है, और ये डिवाइस इस तरह से दिखाई देता है, आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि भाई इस तरह से ये दिखता भी है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें पॉइंटर घूमती है। इसमें क्या होता है, पॉइंटर होता है ऐसे, ये पॉइंटर ऐसे ऐसे घूमता है इसमें। ठीक है, रीडिंग स्केल से ली जाती है, और पॉइंटर जहां पे रुकेगा उसके सामने जो रीडिंग है वही रीडिंग आपका होता है। ठीक है, उपयोग में अधिक सावधानी की आवश्यकता होता है, उपयोग में अधिक सावधानी बरतना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आप सही से ध्यान नहीं देंगे तो रीडिंग में आपको गलती देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैरेलल एरर हो सकता है, कारण कि इसमें पैरेलैक्स एरर की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, ये इसका एक दुविधा है। दूसरा आता है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर सीधे एक एलईडी स्क्रीन होता है, इसमें देखने को नहीं कुछ आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको दिखा देता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रीडिंग डिजिटल अंकों में दिखाई देता है। रीडिंग कैसे दिखाई देता है, डिजिटल अंकों में दिखाई देता है, इस तरह से अधिक एक्यूरेट होता है, पैरेलैक्स एरर इसमें नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की हम बात करें उपयोग का, तो कह रहा है कि इसका उपयोग हम लोग वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए करते हैं, हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को चेक करते हैं, इससे रिले और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्टिंग के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है इसका क्वांटिटी, है ना, और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कह रहा है कि जो अच्छे एनालॉग मल्टीमीटर होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है 20 किलो ओम पर वोल्ट होता है ना। जो अच्छे एनालॉग मीटर होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी, मतलब काम करने का जो बढ़िया रेंज की बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर सकता है उसकी बात कर रहा है, तो 20 किलो ओम पर वोल्ट, है ना, बहुत बढ़िया ये माना जाएगा। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर में सामान्यतः डीसी करंट 10 एम्पियर तक मापा जा सकता है। डिजिटल मल्टीमीटर में जो डीसी करंट है करके 10 एम्पियर तक माप सकते हैं, लिमिटेड टाइम तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, आइए हम लोग समझेंगे कि एमीटर की सीमा को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ एमीटर। एमीटर जितना भी मेजरमेंट करता है उसकी जो भी रेंज है, उस रेंज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, इसको भी ध्यान में रखना, और कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि एमीटर की सीमा बढ़ाने के लिए उसके समानांतर में बहुत कम मान का प्रतिरोध हम लोग जोड़ते हैं। एमीटर के समानांतर में बहुत ही कम वैल्यू का एक प्रतिरोध को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगर इसके सीमा को बढ़ाना हो तो। ठीक है, संट जो रेजिस्टेंस जो लगाएंगे कह उसका मान बहुत कम होगा, है ना, जो संट प्रतिरोध लगाते हैं उसका वैल्यू बहुत कम होता है। अधिक धारा संट से होकर गुजरती है, जो धारा का मान है वो ज्यादातर धारा आपका
जो संट प्रतिरोध है उसके थ्रू गुजरेगा। तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत कम हो जाता है, इस वजह से एमीटर के अंदर की जो इंटरनल आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के तहत हम लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए ये रेजिस्टेंस है जो हम लोग लगाएंगे किसमें, संट रेजिस्टेंस है जो एमीटर के पैरेलल में लगाने का काम करते हैं, समानांतर में लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आई एम और आर एम है। आई एम क्या है भाई, तो मीटर करंट है, और आर एम मीटर का रेजिस्टेंस है जो पहले से अवेलेबल है। आई एम मीटर का करंट, आर एम मीटर का हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और आई आई क्या है, टोटल करंट है, जो करंट जा रहा है वो टोटल करंट है, धारा का प्रवाह है टोटल, माइनस आई एम। तो आई एम क्या है आपका, तो मीटर का करंट है। तो इस वाला कंडीशन को अगर हम पे सिस्टम को रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस कितना का रेजिस्टेंस हम इसमें लगा सकते हैं। मतलब जो आपका टोटल करंट है वो टोटल करंट को मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग पैरेलल में हम कितना का प्रतिरोध लगाएंगे जो आपका करंट को मेजर कर सकता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालने का काम करते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है वोल्ट मीटर का सीमा बढ़ाना, इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सीमा कैसे बढ़ेगा, तो कह रहा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में है ना, उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। उच्च मान का क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इस सीरीज रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर कहते हैं। इस सीरीज रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमारा अधिक हो जाता है। सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ने से अधिक वोल्टेज मापा जा सकता है, और इस सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ने से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और इसके जोड़ने से हम वोल्टेज का रेंज को और बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का जो हमारा लिमिट है, सीमा है, उसको हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका सामने कि 60 माइक्रो एम्पियर है ना, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है ना, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है 100 ओम है। इसे 100 मिली एम्पियर तक मापने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान बताइए। समझ में आ रहा है कि 60 माइक्रो एम्पियर का एक मीटर है जो 60 माइक्रो एम्पियर ही मेजर कर सकता है, लेकिन उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है 100 ओम है। तो कह रहा है कि 100 मिली एम्पियर तक करंट को मापना हो तो उसका पैरेलल में जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे एमीटर के, उसका वैल्यू बताइए। तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जैसा कि अभी पिछले हमने अब फॉर्मूला आपको दिखाया, ये वाला फॉर्मूला, इसी वाला फॉर्मूला पर आसानी से रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आई एम है, मीटर का करंट है, वो कितना है, उसकी जो कैपेसिटी है 60 माइक्रो एम्पियर है। तो माइक्रो एम्पियर है तो 60 इंटू 10⁻⁶ कर देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर एम जो दिया हुआ, मीटर का रेजिस्टेंस आंतरिक दिया हुआ है एकदम किस में, ओम में दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज ही नहीं होगा। और 100 मिली एम्पियर तक बढ़ाना है तो जो टोटल करंट है उसका वैल्यू है 0.1 एम्पियर, क्योंकि 100 मिली एम्पियर है तो 10 टू पावर हम 3 कर देंगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारा एसआई यूनिट में हो गया, इस पे रखेंगे तो आपका 0.06 हमारा ओम आ जाएगा। तो मतलब 0.06 ओम का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो 100 मिली एम्पियर तक के करंट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, लेकिन इसका सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, इसको भी आपको बनाना है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मूविंग कॉइल आमीटर की अधिकतम रेटिंग 1 एम्पियर है ना। एक मूविंग कॉइल आमीटर है ना, आमीटर क्या कहता है, करंट मेजर करेगा। इसका जो अधिकतम रेटिंग है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, तथा इसका प्रतिरोध 0.02 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 0.02 ओम है। कह रहा कि इससे 100 एम्पियर तक मापने योग्य बनाना है। इससे हम लोग 100 एम्पियर तक मापेंगे। इसका कैपेसिटी कितना है, औकात कितना है, तो 1 एम्पियर का औकात है, और मेजर कितना करता है, 100 एम्पियर मेजर करना है। तो कह रहा कि शंट में हम कितना प्रतिरोध लगाएंगे, तो सारा कहानी पीछे वाला ही है। ठीक है, सारा कहानी पीछे वाला है। इस वाले फॉर्मूले पे ये डेटा रखिएगा है ना, तो समझ में आ जाएगा। जो हमारा मीटर का करंट है 1 एम्पियर, इसकी औकात है। ठीक है ना, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.02 है। टोटल करंट कितना मेजर करना है, 100 एम्पियर मेजर करना है। ठीक है, और आपका मीटर का करंट हमारा कितना है, 1 एम्पियर है। इस वाले इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.00022 ओम। ठीक है, समझ में आ गया। एक ध्यान देने वाली बात है कि जब रेंज बहुत अधिक बढ़ाई जाती है तो शंट प्रतिरोध बहुत छोटा हो जाता है। देखिए कितना छोटा हो गया। इससे ये पता चलता है कि अगर
रेंज ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो शंट प्रतिरोध का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इस तरह से आपको बना लेना होगा, बना लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से आपको बनाने का जरूरत है। ठीक है।